व्हाट्सअप गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। क्या आप कनाडा के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हमें इस देश से प्यार हो गया है और अब हम कनाडा के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपसे साझा कर रहे हैं। नंबर 1, कनाडा एक राजतंत्र है। जी हाँ, कनाडा में एक रानी और राजा है। यह ब्रिटेन की तरह ही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो अब राजा चार्ल्स तृतीय हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कनाडा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था। हालांकि यह 1867 में स्वशासित हो गया था, लेकिन कनाडा को वास्तव में स्वतंत्र होने में अभी काफ़ी समय लगा। नंबर 2, कनाडा में 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। कनाडा के शुरुआती दिनों में ब्रिटेन ही एकमात्र सत्तालोभी औपनिवेशिक शक्ति नहीं थी। फ्रांस भी था, जिसने एक समय उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। यह ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन जो चीज़ कायम रही वह थी फ्रांस की संस्कृति और भाषा। आज कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। नंबर 3, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह कनाडा के बारे में जानने योग्य सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। आप शायद चीन या अमेरिका के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, यह कनाडा है। हम कितने बड़े आकार की बात कर रहे हैं? लगभग 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर। वैसे अगर आप सोच रहे थे तो बता दें कि रूस सबसे बड़ा देश है। नंबर 4, कनाडा की तटरेखा दुनिया की सबसे लंबी है। कनाडा घूमने के कई कारण हैं और यह उनमें से एक है। क्या आपने कनाडा का नक्शा देखा है? वे सभी द्वीप और ऊबड़ खाबड़ अनियमित रेखाएं जो भूमि के अंत को दर्शाती हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इन सभी को मिलाकर दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा बनती है, जो लगभग 1,25,000 मील से अधिक है। यह भी कनाडा के बारे में मेरा पसंदीदा तथ्य है। नंबर 5, कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सबसे लंबी है। यूकोन में दुनिया के सबसे ऊंचे राजमार्ग पर गाड़ी चलाना इस विशाल देश का एकमात्र स्थलीय पड़ोसी संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चूंकि दोनों ही काफ़ी बड़े हैं, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी सीमा भी बड़ी होगी। यह 2 देशों के बीच की सबसे लंबी सीमा है। दरअसल दक्षिण सीमा जो 5,525 मील लंबी है। नंबर 6, कनाडा शब्द एक स्वदेशी शब्द से लिया गया है और वह शब्द है कनाडा, जिसका अर्थ सेंट लॉरेंस इरोक्वाइन लोगों की भाषा में बस्ती या गांव होता है। यह दुख की बात है कि ये स्वदेशी लोग 16वीं शताब्दी में मोहॉक लोगों के साथ युद्धों के दौरान विलुप्त हो गए, जो उस समय यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे। नंबर 7, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कनाडा को उपनिवेश बनाने वाले पहले यूरोपीय नहीं थे, वे वाइकिंग्स थे। विशेष रूप से लीफ एरिक्सन ने लगभग 1000 ईस्वी में अभियान का नेतृत्व किया था। वह एक नॉर्वेजियन वाइकिंग के पोते थे, जिन्हें कुछ हत्याओं के लिए आइसलैंड निर्वासित कर दिया गया था। वाइकिंग बस्ती न्यू फाउंडलैंड में थी, जिसे वे विनलैंड के नाम से जानते थे, जिसका नाम वहां की अंगूर की बेलों के कारण पड़ा था, जिनसे वे बेहतरीन शराब का उत्पादन करते थे। जाहिर तौर पर यह बस्ती कुछ ही वर्षों तक चली, लेकिन इसने आइसलैंड गाथाओं और उस समय की मूल इनुइट आबादी पर गहरा प्रभाव डाला। नंबर 8, कनाडा पर दावा करने वाला अगला व्यक्ति एक इटालवी था, जो अंग्रेजों के लिए काम करता था और जिसे इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम ने नियुक्त किया था। वेनिस के खोजकर्ता जॉन कैबोट, जियोवानी कैबोटो या जुआन चिबातो ने 1497 में कनाडा और अटलांटिक तट का अन्वेषण किया। उन्होंने इस पर इंग्लैंड के लिए दावा किया। उनके बेटे सेबेस्टियन ने उत्तरी अमेरिका का अन्वेषण जारी रखा, लेकिन इंग्लैंड लौटने पर उन्हें एक नया राजा हेनरी अष्टम मिला। हेनरी अष्टम को अन्वेषण में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। नंबर 9, कनाडा में पीवर युद्धों नामक एक युद्ध हुआ था। जी हाँ, सचमुच में हुआ था, लेकिन नाम के बावजूद यह एक बहुत ही क्रूर संघर्ष था और इसे उत्तरी अमेरिकी इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक माना जाता है। मूल रूप से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग इस क्षेत्र में फर व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने इंग्लैंड की मदद ली। प्रतिद्वंदी देशों ने फ्रांस से मदद मांगी। परिणाम रक्तपात जो गतिरोध में समाप्त हुआ। नंबर 10,
कनाडा का राष्ट्रीय पशु वास्तव में एक बीवर है। कनाडा के इतिहास में बीवरों की अहम भूमिका रही है, खासकर फर पकड़ने वालों, व्यापारियों और इस क्षेत्र के फर किंग बनने को लेकर होने वाले संघर्षों के कारण। फिर बेचारे बीवर हैं जिनका शिकार करते करते वे लगभग विलुप्त हो गए। खैर, कम से कम 1975 में उन्हें कनाडा का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। वे कैनेडियन सिक्के पर भी अंकित हैं। नंबर 11, अमेरिका में कई मशहूर कैनेडियन रहते हैं। सेथ रोजन, माइक मायर्स, जस्टिन बीबर, माइकल बुब्ले, एलनिस मॉरिसेट, कियानू रीव्स, जिम कैरी, सेलिन डियोन, नील यंग, ड्रेक। यह सूची और भी लंबी हो सकती है। कुल मिलाकर कनाडा के कई लोग हैं जो हमारी लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित करते हैं। नंबर 12, कनाडा में अब तक का सबसे कम तापमान -63 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये भी कनाडा के बारे में एक रोचक तथ्य है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ सर्दी बहुत ठंडी होती है तो कनाडा उससे भी ज़्यादा ठंडा है। और हाँ, यह वास्तव में कनाडा में अब तक का सबसे कम तापमान हुआ है। यह तापमान यूकोन के स्नैग शहर में दर्ज किया गया था और यहाँ -63 डिग्री सेल्सियस यानी कि -81.4 डिग्री फ़ारेनहाइट था। कनाडा में सबसे कम औसत तापमान नूनावुत के यूरेका शहर में है, जहाँ पर सालाना औसत -19.7 डिग्री सेल्सियस यानी कि -3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। वाओ। नंबर 13, क्वेबेक उत्तरी अमेरिका का एकमात्र 4 दीवारी वाला शहर है। कनाडा के बारे में एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि यह महाद्वीप का एकमात्र 4 दीवारी वाला शहर है जो मेक्सिको के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, क्वेबेक की शहर की दीवारें 17वीं शताब्दी में बनाई गई थीं। फिर जब ब्रिटिश सेना ने इस शहर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने दीवारों को और भी मजबूत बना दिया। यह काफ़ी अच्छी तरह से संरक्षित है और आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 14, लूनी और टूनी। कनाडा के बारे में सबसे मज़ेदार तथ्यों में से यह है। सबसे पहले लूनी है जो एक कैनेडियन डॉलर का सिक्का है। हम इसे समझते हैं क्योंकि सिक्के के एक तरफ लून का चित्र बना होता है जो एक बतख जैसा पक्षी है अगर आप बारीकी से देखें तो। फिर टूनी है जिसे हम कम समझते हैं। यह $2 का सिक्का है इसलिए हम इसे टूनी कहते हैं, टूनी की तरह एक बेहतरीन व्यंग्य। नंबर 15, कनाडा में थैंक्स गिविंग अमेरिका से अलग तरीके से मनाया जाता है। जी हाँ, सभी थैंक्स गिविंग एक जैसे नहीं होते। अमेरिका की तरह नवंबर के अंत में मनाने के बजाय कनाडा में थैंक्स गिविंग अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। कनाडा में अमेरिका की तुलना में अलग अलग व्यंजन भी खाए जाते हैं। नंबर 16, कनाडा में दुनिया के सबसे अधिक अप्रवासन दर है। कनाडा के बारे में एक और बेहद गर्व का तथ्य है। इसका उद्देश्य परिवारों को एकजुट करना, अर्थव्यवस्था को सहारा देना, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देना आदि है। 1990 और 2008 के बीच कनाडा की जनसंख्या में 50 लाख से अधिक की वृद्धि हुई। कनाडा के बारे में एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि प्रतिवर्ष यह दुनिया भर के लगभग 10वें हिस्से के पुनर्वासित शरणार्थियों का घर बन जाता है। नंबर 17, कनाडा में भाषा का दायरा अंग्रेजी और फ्रेंच से कहीं अधिक है। इतने बड़े पैमाने पर अप्रवासन के कारण कनाडा में कई अन्य भाषाएं बोली जाती है। चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या 12 लाख से अधिक है। पंजाबी बोलने वालों की संख्या लगभग 5 लाख है। फिर जर्मन, इटालियन, टैगोलॉग, स्पेनिश और अरबी बोलने वालों की संख्या भी लाखों में है। इसके अलावा 11 विभिन्न स्वदेशी भाषाएं समूह भी हैं जिन्हें आगे 65 वास्तविक भाषाओं में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इनुक्कट्टुट। नंबर 18, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 11 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। यह संभवतः दुनिया का एकमात्र राजनीतिक उपखंड है जो इतनी सारी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ उनकी सूची दे रहे हैं। चिप्पेवियान डेन, इनुक्कटेन, तालिचो इनुक्कट्टुट, क्री, उत्तरी स्लेवी, दक्षिणी स्लेवी, इनुवियालुक्टन, अंग्रेजी और फ्रेंच। नंबर 19, अपनी झीलों को छोड़कर कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता है। कनाडा के बारे में यह एक सर्वविदित
तथ्य है कि इस देश का अधिकांश भाग झीलों से बना हुआ है। वास्तव में यह दुनिया में ताज़े पानी के सबसे बड़े अनुपात का घर है। यह भी न भूलें कि ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो झीलों के विशाल हिस्से भी कनाडा में स्थित हैं और अल्बर्टा में भी कई खूबसूरत झीलें हैं। नंबर 20, कैनेडियन लोगों को मैक एंड चीज़ बहुत पसंद है। कनाडा के बारे में मेरी पसंदीदा बातों में से एक यह है कि कई कैनेडियन लोगों में मैक एंड चीज़ बहुत फेमस है, या जैसा कि वे इसे कहते हैं, क्राफ्ट डिनर। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिब्बे पर ब्रांड का नाम लिखा होता है। दुनिया भर में हर साल लगभग 70 लाख डिब्बे बिकते हैं और कनाडा इनमें से एक बड़ा हिस्सा खरीदता है, यानी लगभग 17 लाख क्राफ्ट डिनर के डब्बे। आपको लग सकता है कि अमेरिकी इससे ज़्यादा खाते होंगे, लेकिन कैनेडियन अपने दक्षिणी पड़ोसियों की तुलना में लगभग 55% ज़्यादा मैक एंड चीज़ खाते हैं। वाओ। नंबर 21, लैक्रोस कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। इसके सुंदर फ्रेंच जैसे नाम को देखकर आप सोच सकते हैं कि यह बास्केटबॉल खेल यूरोप से कनाडा आया है। लैक्रोस वास्तव में पहली बार 1600 के दशक में फर्स्ट नेशंस के लोगों द्वारा खेला गया था। 19वीं शताब्दी में कनाडा के अंग्रेजी भाषी मध्यम वर्ग ने इसे अपनाया और 1994 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे कनाडा का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। वैसे तो गर्मियों के लिए आइस हॉकी को आधिकारिक शीतकालीन खेल घोषित किया गया था। नंबर 22, कनाडा आधिकारिक तौर पर 1982 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। कनाडा के बारे में यह तथ्य बहुत कम लोगों को पता है। वास्तव में 1982 तक यह कानूनी रूप से ब्रिटेन पर निर्भर था। इसका एक कारण यह भी था कि ब्रिटिश संसद चाहे तो कनाडा के संविधान में संशोधन के लिए मतदान कर सकती थी। 1982 में कैनेडियन संसद में अनुरोध किया कि कनाडा को अपना भविष्य स्वयं तय करने की अनुमति दी जाए और इस तरह कनाडा को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो गई। नंबर 23, कनाडा दिवस 1867 में ब्रिटेन से मिली अर्ध स्वतंत्रता की जश्न मनाता है। उस समय 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम ने कनाडा को एक संघीय डोमिनियन बना दिया, जिसे पहले की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई। कनाडा के लिए यह अच्छी खबर थी। आज कनाडा दिवस स्वतंत्रता की ओर इस कदम का जश्न बहुत धूमधाम शराब पीने, खाने पीने, पार्टी करने, परेड, आतिशबाजी और लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर मनाता है। नंबर 24, दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक कनाडा में है। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला ट्रांस कनाडा राजमार्ग निसंदेह दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक है। 4860 मील लंबा यह शानदार राजमार्ग रोड ट्रिप के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। संख्या में कहें तो यह वास्तव में दुनिया का चौथा सबसे लंबा राजमार्ग है। नंबर 25, मेपल का पत्ता लंबे समय से कनाडा का प्रतीक रहा है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कनाडा के बारे में मेरे पसंदीदा तथ्यों में से एक है। कनाडा के प्रतीक के रूप में मेपल के पत्ते का उपयोग वास्तव में 18वीं शताब्दी से होता आ रहा है। दरअसल यह मूल रूप से फ्रांसीसी कैनेडियन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीक था। मॉन्ट्रियल के पहले मेयर ने 1834 में मेपल के पत्ते के बारे में कहा था, यह हमारे जंगलों का राजा है, कैनेडियन लोगों का प्रतीक है। आपको और भी आश्चर्यचकित करने के लिए अलग अलग रंग के पत्ते कनाडा के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओंटारियो सोने का रंग का प्रतीक है। क्यूबेक हरे रंग का, यह पहले सिक्कों पर भी दिखाई देता था, अब यह कनाडा के झंडे पर है। नंबर 26, टोरंटो में दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आप सोच रहे होंगे कि यह जापान में होगा, नहीं, शायद चीन में होगा, नहीं, लेकिन असल में यह टोरंटो कनाडा में है, जहां आपको इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना मिलेगा। मेट्रो स्टॉप और कई ऑफिस बिल्डिंग आपस में जुड़े हुए हैं। इसे PATH कहा जाता है और इसमें 40 लाख वर्ग फुट का रिटेल स्पेस है। यह वाकई अद्भुत है। यह सुरंगों, ऊंचे पैदल रास्तों और अन्य शानदार फुटपाथों की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य लोगों को ठंड से बचाना है। नंबर 27, कनाडा में कुछ बेहद भव्य होटल हैं। एक वास्तुकला शैली है जो फ्रांसीसी पुनर्जागरण वास्तुकला पर आधारित है। कनाडा में कई इमारतें इस शैली का उपयोग करती हैं, खासकर वे भव्य रेलवे होटल जो 20वीं शताब्दी में रेल यात्रा के लोकप्रिय होने पर रेलवे कंपनियों द्वारा बनाए गए थे। BAMF स्प्रिंग्स,
रॉयल यॉर्क, टोरंटो, होटल वैंकूवर, ये सभी होटल बहुत खूबसूरत हैं। नंबर 28, आपको कनाडा की एक खदान में दुनिया का सबसे पुराना जल कुंड मिलेगा। क्या सच में है ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया का सबसे पुराना जल कुंड यह ओंटारियो के टिमिन्स शहर की एक खदान में जमीन से लगभग 2 मील नीचे स्थित है। यह जल कुंड देखने में तो खनिज युक्त पानी से भरा हुआ लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने 2016 में पता लगाया कि यह वास्तव में 2 अरब साल पुराना है। वाओ, इतना पुराना तो सोचना भी मुश्किल होता है। नंबर 29, विनी द पूह का नाम कनाडा के एक भालू के नाम पर रखा गया था और यह नाम पूह के रचयिता ए मिलने ने नहीं बल्कि उनके बेटे क्रिस्टोफर ने रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर रॉबिन किस पर आधारित है? क्रिस्टोफर ने लंदन चिड़ियाघर में विनी पूग के नाम पर विनी नाम का एक काला भालू देखा था और अपने भालू का नाम उसी के नाम पर रखा था। मिलने ने पूह के नाम अपने बेटे के भालू के नाम पर रखा। बात यही खत्म होती है। संयोगवश प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड लौट रहे एक सैनिक ने कनाडा में उस जीवित काले भालू को जाहिर तौर पर एक शावक के रूप में $20 में खरीद लिया। नंबर 30, नायग्रा फॉल्स का सबसे शक्तिशाली हिस्सा कनाडा में है। हालांकि आप सीमा के दोनों ओर से नायग्रा फॉल्स को देख सकते हैं, लेकिन हॉर्स शू फॉल्स जो सबसे शक्तिशाली झरना है कनाडा के हिस्से में है। नायग्रा नदी से झरने के ऊपर से बहने वाले पानी का लगभग 90% हिस्सा हॉर्स शू फॉल्स से नीचे गिरता है। अमेरिकी हिस्से में अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स शामिल है, जहां से शेष 10% पानी बहता है। उम्मीद है इससे आपको कनाडा के बारे में कुछ रोचक तथ्य पता चले होंगे। यदि आप कनाडा घूमने जा रहे हैं तो कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।